हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिर से आप लोगों को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 6 का विज्ञान चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 का साइंस, तंतु से वस्त्र तक। तो सबसे पहले यहाँ समझना होगा कि वस्त्र जो होता है, जो हम लोग मार्केट से परचेज करते खरीदते हैं, तो क्या वो डायरेक्ट वस्त्र बन जाता है? कभी आपने सोचा है कि वस्त्र बनाने में, कपड़े बनाने में कितने सारे प्रोसेस का हो के गुजरना पड़ता है? बहुत सारे प्रोसेस को पूरा करने के बाद जो है कपड़ा बनाया जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तंतु से वस्त्र तक के बारे में, सिर्फ कि क्या होता है नहीं होता है उस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं कि तंतु क्या होता है। तो अगर हम तंतु की जिक्र करें, तंतु का अगर हम बात करें, तो तंतु क्या होता है? जब बहुत से सारे रेशों को आपस में जब मिलाते हैं, बहुत से सारे रेशे को जब आपस में मिलाते हैं, तब जाके हमें क्या मिलता है? तंतु मिलता है। ठीक है। और यही तंतु को जब आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? धागा मिलता है। ठीक है। तो रेशे से हमें क्या मिलता है? तंतु मिलता है। और जब बहुत सारे तंतु को जब आपस में मिलाते हैं तो हमें मिलता है धागा। और यही धागा को जब आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वस्त्र मिलता है, यानी कपड़ा मिलता है। ठीक है। और इसमें अलग अलग तरीके का पाया जाता है गुणवत्ता। तो तंतु जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक पादप तंतु भी होते हैं और एक जीव जंतु वाले तंतु भी होते हैं, और एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम तंतु होते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं। जो मानव द्वारा बनाए हुए तंतु होते हैं उसे कृत्रिम तंतु कहते हैं। ठीक है। तो उसको आगे भी डिस्कस करेंगे कंप्लीट वीडियो में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। टॉपिक नंबर 1, वस्त्रों में विविधता। तो आप लोग वस्त्र का मतलब समझ रहे होंगे कि जो हम लोग पहनते हैं कपड़ा, और विविधता मतलब उसमें कैटेगरीज़ में जो है ना, विविधता यानी उसमें किस तरीके का गुणवत्ता में अलग होता है। क्योंकि देखो, कोई कपड़े जो होते हैं सूती के होते हैं, यूनी के होते हैं, और कुछ कपड़े जो होते हैं पॉलिस्टर के होते हैं। तो उसमें क्या होती है? अलग अलग विविधता पाई जाती है। कुछ वस्त्र जो होते हैं, कुछ कपड़े जो होते हैं पादप तंतु से बने होते हैं, और कुछ कपड़े जो होते हैं कृत्रिम तंतु से बने होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वस्त्रों में, कपड़ों में बहुत से सारी विविधता पाई जाती है। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। जो जो मेन चीज़ें, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, सिर्फ उस पे हम लोग फोकस करेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने को है नहीं। जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। अब टॉपिक दूसरा आ जाता है तंतु। ठीक है। तंतु क्या होता है? जैसा कि आप लोगों को हम बताएं कि बहुत सारे रेशे को जब हम आपस में इकट्ठा करते हैं और उसको मोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? तंतु का निर्माण होता है, तंतु हमें मिलता है। ठीक है। तो ये था तंतु। आप देख सकते हैं कि तागे के पतले तंतु में विखंडित कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे तंतु के बारे में अगर हम देखें तो आप यहाँ समझ सकते हैं तंतु जो होते हैं, तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है। तो तंतु जो होती है अधिक पतली से पतली लड़ियाँ मिलकर बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। वस्त्र जो होते हैं धागों से मिलकर बनते हैं, तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तंतु कहाँ से आते हैं? सबसे बड़ा सवाल होता है तंतु कहाँ से आते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो वस्त्र होते हैं वो क्या से बनते हैं? धागे से बनते हैं, धागों से मिलकर बनते हैं। और धागा जो होता है बहुत से सारे तंतु मिलकर बनते हैं। तो तंतु किसे कहते हैं? जो पतली से पतली लड़ी होती है। ठीक है। जो रेशे होते हैं उसको मिलने से क्या बनता है? तंतु बनता है। अब बात कर लेते हैं तंतु कितने तरह का होते हैं। तो तंतु जो है दो तरह का होता है। तंतु जो होता है बेसिकली दो तरह का होते हैं।
तंतु जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा जो होता है कृत्रिम। दूसरा क्या होता है? कृत्रिम। ठीक है। तो कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? जो तंतु यानी पेड़ पौधे से मिलता है, प्राप्त होता है, वैसे तंतु का हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे सूती, जूट। ठीक है। तो प्राकृतिक का तंतु का उदाहरण है, प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राकृतिक तंतु का जो उदाहरण है रुई तथा जूट है। ठीक है। रुई और जूट को पटसन भी बोलते हैं। तो रुई और पटसन जो है प्राकृतिक तंतु है, क्योंकि ये हमें पौधों से मिलते हैं। उसके बाद अगर हम करें जंतु तंतु जो होते हैं, जो जीव से मिलते हैं, जीव जंतु से मिलते हैं, उसे हम जंतु तंतु बोलते हैं। जैसे ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये क्या है? जंतु तंतु है, क्योंकि ऊन जो होते हैं भेड़ बकरी से मिलते हैं। रेशम भी क्या होता है? जीव जंतु से मिलते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऊन और रेशम जो है वो मेरा जंतु तंतु है। तो वैसे तंतु जो जीव जंतु से मिलता है उसे हम जंतु तंतु कहते हैं। ठीक है। एक अब हो गया, एक होता है संश्लिष्ट तंतु, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल तंतु, कृत्रिम तंतु। हजारों वर्ष तक निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। ठीक है। प्राकृतिक तंतुओं का ही इस्तेमाल होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसा रासायनिक पदार्थों का जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं का कुछ उदाहरण है। तो नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सारे क्या है? मानव निर्मित है, यानी कृत्रिम तंतु है, जिसको हम संश्लिष्ट तंतु भी कहते हैं। ठीक है। और प्राकृतिक तंतु कौन से हो गए? जूट, पटसन और रुई जो कपास से मिलता है, वो सारे पादप हो गए, यानी प्राकृतिक तंतु हो गए। ऊन, रेशम जो जीव जंतु से मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जंतु तंतु कहते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल, उदाहरण हो गया ऊन और रेशम। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ पादप तंतु। कुछ पादप तंतु, रुई क्या है? पादप तंतु है, यानी पौधे से मिलता है। रुई जो है हमें कपास के पौधे से मिलती है, इसीलिए हम इसके कह सकते हैं कि रुई जो है पादप तंतु है। इसमें जो मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है, अब देखते हैं। खेतों में रुई जो है खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी जो होती है काली होती है तथा जलवायु उष्ण होती है। तो रुई जो होती है किससे मिलती है? कपास से मिलता है। और कपास कैसे जगह पर उगाया जाता है? तो कपास जो है बेसिकली साधारणतः कपास के पौधे काली मिट्टी और उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं। ठीक है। तो कपास के लिए सूटेबल मिट्टी कौन सा है खेती के लिए? काली मिट्टी। और मौसम कौन सा है? जलवायु उष्ण होनी चाहिए। कपास पादप के फल को कपास गोलक कहते हैं, यानी जो कपास पादप के जो फल होते हैं उसे क्या कहते हैं? कपास गोलक कहते हैं, जो कि नींबू की आकार के होते हैं। अब बात कर लेते हैं कपास ओटना। ठीक है। कपास ओटना किसे बोलते हैं? कपास से बीजों का अलग करना अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कपास से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना बोलते हैं। ठीक है। यानी कपास का जो बीज होता है उसको कंकतन द्वारा, यानी कंकतन पृथक द्वारा क्या किया जाता है? उसको अलग किया जाता है,
जिसे हम कपास ओटना कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने हाथ से कपास को ओट रहा है। यानी कपास ओटना का मतलब कि जो कपास का बीज होता है उसे अलग करना। प्रारंभिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। पहले जो होती थी हाथों से ओटी जाती थी, जैसा कि आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। अब तो कपास ओटने के लिए जो है मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये था पादप जंतु में रुई। अब दूसरा जूट। जूट क्या, पटसन, ये भी क्या है, पादप जंतु है, क्योंकि ये भी हमें पौधे से मिलता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं पटसन का पौधा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे पटसन का पौधा। तो जूट पटसन क्या होता है और यह बेसिकली कहाँ पे लगाया जाता है, कहाँ पे मिलता है? भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। जूट का जो खेती होती है भारत में वर्षा ऋतु में की जाती है, यानी बारिश वाले मौसम में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। और जो जूट होता है वो बेसिकली कहाँ उगाया जाता है? मुख्यतः बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। पटसन पादप फसल का पुष्प अवस्था में काटते हैं या और इसको जब पुष्प यानी छोटा वाला फूल फसल के रूप में रहता है तो इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। उसके काटने के बाद तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। काटने के बाद जो होता है इस वाले तना जिसको बोलते हैं, इसको पानी में डुबा कर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, इसके तने जो होते हैं गल जाते हैं। उसको गलने के बाद पटसन तंतु जो होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है हाथों से। फिर उसको क्या किया जाता है, रस्सी वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो जूट जो हो गया और रुई क्या हमारा पादप तंतु है। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कताई किसे कहते हैं। ठीक है, कताई किसे कहते हैं? रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। जो रेशा होता है, रेशे से जब हम धागा बनाते हैं, तागा बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। ठीक है, यानी रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? कताई कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं तकली। तकली किसे कहा जाता है? कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे हम तकली कहते हैं। यानी कताई करने के लिए जो हस्त यानी हाथ से चलाने वाला जो उपकरण का इस्तेमाल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तकवा बोला जाता है, जिसको हम तकली कहते हैं। ठीक है। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। चरखा से भी क्या होता था? कटाई की जाती थी रेशों की। अब बात आ गया तागे से वस्त्र बनना। जैसे कि हम लोगों को आगे हमने डिस्कस किया है कि बहुत से सारे तंतु मिल के क्या बनते हैं? धागा बनते हैं। और धागा को जब मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वस्त्र मिलता है। तो वस्त्र बनाने की बहुत सारी विधियाँ हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियाँ हैं। कौन कौन? बुनाई। वस्त्र बनाने की जो प्रमुख विधियाँ हैं, प्रमुख जो विधियाँ हैं दो है। एक है बुनाई। ठीक है। अब बुनाई किसे कहते हैं? तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को ही बुनाई कहते हैं, जिसको वीविंग भी कहते हैं, है ना। तो वीविंग यानी बुनाई किसे कहते हैं? तागों के दो सेटों को आपस में मिलाना यानी व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही बुनाई कहते हैं। ठीक है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि स्वेटर बुना जा रहा है हाथ से। यहाँ पे कागज़ की पट्टियों से बुनाई की जा रही है। इस तरीके से चैप्टर जो है एंड हो गया।
और जो जो मेन चीज़ें थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ थोड़ा बात कर लेते हैं कपास गोलक। जब कपास गोलक को ओटते हैं यानी ओटते हैं तो ओटने के बाद हमें क्या मिलता है, रेशे मिलते हैं। जब रेशों को कताई करते हैं तो कताई करने के बाद क्या मिलते हैं हमें, धागा मिलता है यानी धागा मिलता है। और धागा से हमें क्या मिलता है, वस्त्र बनाया जाता है। और वस्त्र बनाने के दो विधि है, एक बंधाई विधि और एक बुनाई विधि। ठीक है, बुनाई जो होते हैं हाथ से बुना जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और बंधाई विधि जो है जैसा कि आप देख रहे होंगे ऊपर में देखे थे कि कागज़ की पट्टी से बुना जा रहा था। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे स्वेटर बुनाई की जा रही है। तो ये भी क्या है, वस्त्र बनाने की एक विधि है, बुनाई विधि। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कागज़ की पट्टियों में बुनाई की जा रही है। तो दो विधि होती है, एक बुनाई विधि और एक बंधाई विधि वस्त्र बनाने की। अब जो प्रमुख शब्द है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। रुई, तो रुई क्या है, हमारा पादप तंतु है क्योंकि हमें पौधों से मिलता है। वस्त्र क्या होता है, बहुत से सारे धागों को मिलाने से हमें वस्त्र मिलता है। और बहुत तंतु क्या होता है, बहुत सारे रेशे जब आपस में मिलते हैं तो उसे तंतु कहते हैं। कताई किसे कहते हैं, कताई किसे कहते हैं, तो कताई जो होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कताई जो है रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। यानी रेशों से जो तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कताई कहते हैं। ठीक है, तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। बात रही बुनाई का, तो बुनाई जो होता है वस्त्र यानी कपड़ा बनाने की एक बुद्धि है। तागा तागा जो है बहुत सारे तंतुओं को मिलने से तागा का निर्माण होता है, और वही तागा को जब आपस में मिलाते हैं तो हमें वस्त्र मिलता है। अब जो इम्पोर्टेंट सारांश है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, सही बात है। वस्त्र सामग्री जो होती है, कपड़े वाला जो सामान होता है उसमें वस्त्रों में अलग अलग विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। क्योंकि कुछ कपड़े जो होते हैं प्राकृतिक तंतु के बने होते हैं और कुछ जो होते हैं कृत्रिम तंतु से बने होते हैं, इसीलिए कपड़ों में विविधता पाई जाती है। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है, और कपड़े जो होते हैं तागों से बनते हैं। ठीक है, और यही तागे किससे बनते हैं, तंतुओं से बनाए जाते हैं। उसके बाद तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या तो संश्लिष्ट होते हैं यानी मानव निर्मित होते हैं। तो तंतु जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। तो प्राकृतिक तंतु कौन कौन से हैं, प्राकृतिक तंतु आपके हो गए जूट हो गया, रुई हो गया, ये सारे क्या है प्राकृतिक तंतु हैं। और संश्लिष्ट मानव निर्मित पॉलिस्टर, नायलॉन एक्सेट्रा। जैसे रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए इसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। ठीक है, तागों की बुनाई जो होती है दो प्रकार से की जाती है जिससे हमें वस्त्र बनता है। तो ये तो था जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इस चैप्टर का जो अभ्यास है, क्वेश्चन आंसर है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें कौन कौन से प्राकृतिक है और कौन से मानव निर्मित है। तो रुई, पटसन, ये क्या है प्राकृतिक तंतु है। उसके बाद नायलॉन, पॉलिस्टर, ये क्या है संश्लिष्ट तंतु है यानी मानव निर्मित तंतु है। ऊन भी क्या है प्राकृतिक तंतु है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो नीचे दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। अब नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसके स्टेटमेंट बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तंतुओं से तागा बनता है, जी बिल्कुल, तंतुओं से क्या होता है
धागा बनाया जाता है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, कताई जो है वस्त्र निर्माण यानी कपड़ा बनाने का एक प्रोसेस है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट जो है नारियल का एक बाहरी आवरण होता है। जी बिल्कुल नहीं, गलत। जूट जो है नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता। रुई से बिनोल बीज हटाने की प्रक्रिया को उठना कहते हैं। जी बिल्कुल, यह स्टेटमेंट सही है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। जी बिल्कुल, एक टुकड़ा बनता है। स्टेटमेंट इज राइट। रेशम जो है तंतु किस पादप के तने से प्राप्त होता है? यानी रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेशम जो होता है एक प्राकृतिक तंतु नहीं है। जब प्राकृतिक तंतु नहीं है तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि रेशम जो है तंतु पादप के होते हैं, क्योंकि रेशम जो है प्राकृतिक तंतु नहीं है। ठीक है, रेशम जो है ये जंतु तंतु है, जैसे ऊन, रेशम, ऊन, ऊन और रेशम, ये सब क्या है? जंतु तंतु है। ऊन और रेशम क्या है? जंतु तंतु है। प्लास्टिक एक प्राकृतिक तंतु है। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। जी बिल्कुल नहीं, ये भी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये भी क्या है? गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। 2 खाली स्थान दिए हुए से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। पादप तंतु हैं। पादप तंतु कौन कौन से हैं? रुई और जूट, जिसको पटसन भी बोला जाता है। तो पहला यहाँ पे होगा रुई और यहाँ पे क्या होगा? पटसन। ठीक है। अब अब क्वेश्चन नंबर डैश और डैश जंतु तंतु है। तो यहाँ पे होगा ऊन और रेशम, क्योंकि ऊन जो है और रेशम जो है जंतु तंतु है। तो ये क्या पे होगा? जंतु, यानी ऊन और रेशम। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, रुई तथा जूट पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? तो तना से होता है। किससे होता है? तना से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस थे अभ्यास का हम लोगों ने डिस्कस किया, और आई होप जो मेन पॉइंट्स था आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।